हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है दार्शनिक राजा का शासन, प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का शासन के बारे में है ये वीडियो। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो के अनुसार राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जबकि उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी एवं स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथों में हो। तो राज्य क्या कर सकता है, तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकता है जब उसका जो शासन है वो क्या होना चाहिए, योग्य, कुशल, ज्ञानी एवं जो स्वार्थहीन दार्शनिक शासकों के हाथों में हो। रिपब्लिक में प्रतिपादित शिक्षा और साम्यवाद सिद्धांतों की अंतिम परिणति एक दार्शनिक शासक के निर्माण में होती है। दार्शनिक राजाओं के शासन का यह सिद्धांत प्लेटो का एक अत्यंत प्रमुख और सबसे मौलिक सिद्धांत है। तो ये उसका क्या है, प्लेटो का सबसे अत्यंत प्रमुख और मौलिक सिद्धांत है ये दार्शनिक राजा का शासन। प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत उसमें उसकी दो प्रमुख मान्यताओं का तार्किक परिणाम है। पहली मान्यता आत्मा का त्रिभाग की धारणा है। उसके अनुसार आत्मा अथवा मानव व्यक्तित्व के तीन अंग होते हैं, विवेक, साहस और क्षुधा। विवेक का कार्य होता है शासन करना, साहस का जो कार्य होता है वो रक्षा करना, और क्षुधा का कार्य क्या होता है, उत्पादन करना। तो इसी के आधार इन्हीं के अनुरूप क्या राज्य में तीन वर्ग होते हैं। दार्शनिक विवेक साहस सैनिक में होता है, उत्पादनवादों में क्षुधा या तृष्णा होती है, एपेटाइट। इन्हीं के अनुरूप राज्य के तीन वर्ग होते हैं, दार्शनिक, सैनिक और उत्पादन। दार्शनिक विवेक का सैनिक साहस का उत्पादक वर्ग है वो क्षुधा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतएव जिस प्रकार विवेक बुद्धि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का पूर्ण स्वामी होता है, उसी प्रकार विवेक के प्रतीक दार्शनिक को भी आदर्श रूप का शासन होना चाहिए। प्लेटो की दूसरी मान्यता यह है कि सद्गुण ही ज्ञान है, अर्थात संसार में जो कुछ भी वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका ज्ञान तर्कसंगत विवेक से हो सकता है। यह सत्य वास्तविकता है, चाहे इसके बारे में कोई व्यक्ति कुछ भी क्यों न सोचे। इसकी अनुभूति होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि लोग इसे चाहते हैं बल्कि इसलिए कि यह सत्य है। तो प्लेटो की जो दूसरी मान्यता है वही है कि सद्गुण ही ज्ञान है, मतलब संसार में जो कुछ भी क्या है वस्तुनिष्ठ सत्य है उसका ज्ञान तर्कसंगत विवेक से हो सकता है। यह सत्य है कि यह सत्य वास्तविकता है, चाहे इसके बारे में कुछ व्यक्ति क्यों न सोचे। इसकी अनुभूति होनी चाहिए, इसलिए नहीं कि लोग इसके चाहते हैं बल्कि इसलिए कि यह सत्य है। दार्शनिक राजा संबंधी प्लेटो का सिद्धांत सिर्फ उसकी तार्किक मान्यताओं पर ही नहीं अपितु उसके व्यावहारिक अनुभव, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर भी आधारित है। प्लेटो के समय में एथेंस प्रजातंत्र के, स्पार्टा सैनिक तंत्र के और सिराक्यूस निरंकुश तंत्र के दुर्गुणों से पीड़ित था। जो एथेंस था वो प्रजातंत्र, स्पार्टा सैनिक तंत्र और सिराक्यूस निरंकुश तंत्र से पीड़ित था। शासक अज्ञानी, स्वार्थी और संकीर्ण होते थे। एथेंस जैसे नगर में लोकतंत्र के नाम पर लॉटरी प्रणाली के आधार पर शासकों का चयन होता था। अज्ञानियों और स्वार्थियों के हाथ में शासन की बागडोर रहती थी। प्लेटो ने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा कि बढ़ई और दर्जी होने के लिए भी कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, परंतु शासक होने के लिए नहीं। अतएव नगर राज्यों को विनाश से बचाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, शासन से अज्ञान, स्वार्थपरता और अनिपुणता को दूर करने के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार एक जहाज की सुरक्षा योग्य चालक पर निर्भर करती है, उसी प्रकार राज्य की सुरक्षा परिपक्व दार्शनिक पर। इसलिए दार्शनिक को राजा या इसलिए दार्शनिक को ही क्या राजा या शासक होना चाहिए। तो उसने कहा कि जैसे बढ़ई और दर्जी के लिए क्या होना चाहिए, कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, परंतु क्या है कि उसने किस पे कमेंट या कटाक्ष किया था, किस पे, ये एथेंस के लोकतंत्र पे, कि इसके लिए तो कुछ बढ़ई और दर्जी के लिए कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता, परंतु शासन के लिए नहीं। उसने कहा था कि नगर राज्यों को विनाश से बचाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए क्या दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्रतिपादन किया। उसने कहा था कि जिस प्रकार एक जहाज की सुरक्षा योग्य चालक पर निर्भर करती है, उसी प्रकार राज्य की सुरक्षा क्या करती है, परिपक्व दार्शनिक पर। इसलिए दार्शनिक को ही क्या बनना चाहिए, राजा या शासक होना चाहिए। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा है उसके गुण, फर्स्ट हो गया विवेक का प्रेमी होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होना चाहिए, उसे शिव
के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए वह मानव जीवन के अंतिम उद्देश्यों और कार्यों से परिचित होता है। मैक्सी के अनुसार एक सच्चा दार्शनिक ज्ञान से प्रेम कर रखता है, न कि किसी के मत से। वह क्रोध, घृणा, संकीर्णता, द्वेष, स्वार्थपरता आदि से दूर रहता है। तो फर्स्ट होता है वो विवेक का प्रेमी होना चाहिए। दूसरा हो गया सत्य का अनुगामी होना चाहिए उसे। दार्शनिक राजा सत्य का अनुयायी अधिक अनुगामी होना चाहिए। सत्य का अनुयायी होगा, उसके मस्तिष्क में निंदा, अविश्वास, झूठ, फरेब और धोखे के विचार नहीं आएंगे। प्लेटो के अनुसार झूठ के विचार से शासकों को घृणा होगी। न्याय का प्रेमी होना चाहिए। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय का प्रेमी होगा। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि राज्य के अन्य दो वर्ग, सैनिक और उत्पादन वर्ग, अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करें ताकि न्याय की स्थापना हो सके। देन हो गया चौथा हो गया निस्वार्थी। प्लेटो का जो दार्शनिक राजा था पूर्णतः निस्वार्थी होता है। उसके पास न अपनी संपत्ति होती है न अपना परिवार। पांचवा हो गया आत्मनियंत्रण। दार्शनिक राजा आत्मनियंत्रण के गुण से विभूषित होता है। उसे कोई निर्देश या आदेश नहीं देता। वो अपने जीवन और शासन का स्वयं संचालन करने की क्षमता रखता है। छठा हो गया स्मरण शक्ति। दार्शनिक राजा का एक अन्य प्रमुख गुण तीक्ष्ण स्मरण शक्ति है। किसी भी व्यक्ति के लिए दार्शनिक ज्ञान का अर्जन तभी संभव है जबकि उसके पास अच्छी स्मरण शक्ति हो। अब हो गया जो दार्शनिक राजा है उसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है। प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति द्वारा दार्शनिक शासन का निर्माण करता है। 20 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा की अवधि में व्यायाम और संगीत के द्वारा उसके शरीर और मन का विकास किया जाता है। तो 20 वर्ष की आयु में प्रारंभिक शिक्षा में क्या होता है, जो व्यायाम और संगीत के द्वारा उसके शरीर और मन का विकास किया जाता है। दार्शनिक राजा का जो निर्माण होता है 20 से जो 30 वर्ष की तक क्या होता है, विभिन्न विज्ञानों द्वारा उसके विवेक को विकसित और आत्मचक्षु को सत्य की ओर उन्मुख किया जाता है। 30 से जो 35 वर्ष की अवस्था होती है उसके बीच द्वंद्वात्मकता की शिक्षा के द्वारा उसे सर्वोच्च सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु शिक्षा यही पूर्ण नहीं होती है। आगामी जो 15 वर्ष होते हैं तक अपने सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप में परिणत करने के लिए उसे संसार की पाठशाला में विचरण करना पड़ता है। इस अवधि में सोने की भांति उसे अग्नि में तपाया जाता है, जिससे भविष्य में शासक बनने पर वह भ्रष्ट न हो। तो ये हो गया दार्शनिक राजा का जो निर्माण की प्रक्रिया होगी ये होगी। अब हो गया दार्शनिक राजा के शासक के कर्तव्य। प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना। दार्शनिक शासक राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपेगा तथा यह देखेंगे कि उनका संपादन ठीक ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। दूसरा हो गया भावी शासकों की शिक्षा का संचालन। दार्शनिक शासकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना होगा। वह उन सारी कविताओं, नाटकों, कला और साहित्य पर प्रतिबंध लगा देंगे जिसमें अनैतिक तत्वों का संयोग होता है। चौथा और तीसरा हो गया धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। दार्शनिक शासक समस्त धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करेंगे और अपने राज्य के लिए विश्वासों की नियमावली बनाएंगे। अब हो गया दार्शनिक शासकों पर प्रतिबंध। प्लेटो ने दार्शनिक शासनों की शक्ति पूर्णतः अमर्यादित प्लेटो की दार्शनिक राजा की जो शक्ति है पूर्णतः अमर्यादित होती है। वह न जनता के द्वारा चुना जाता है न जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोकमत, रीति रिवाज और कानून के बंधनों से भी पूर्णतः मुक्त होता है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में लोकमत और कानून के महत्व को बिल्कुल अस्वीकार किया है। उसकी मान्यता है कि यदि दार्शनिक अपने ज्ञान के कारण शासक बनता है तो उसे लोकमत के प्रति उत्तरदायी बनाना पूर्णतः अप्रासंगिक है। इसी प्रकार दार्शनिक शासन को कानून की बेड़ियों में जकड़ना, उसके हाथों को कानून के नियमों से बांधना उसी प्रकार मूर्खतापूर्ण है जिस प्रकार किसी योग्य चिकित्सक को इस बात के लिए विवश करना कि वह चिकित्सा के ग्रंथ को देखकर ही दवा लिखी। वस्तुतः प्लेटो दार्शनिकों के स्वतंत्र विवेक के महत्व में विश्वास करता है, अतः उसे ने ठीक लिखा है कि रिपब्लिक का वास्तविक महत्व स्वतंत्र बुद्धि का महत्व है। यह स्वतंत्र बुद्धि न तो रूढ़ियों से मर्यादित होती है और न मनुष्य की मूर्खता से। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के शासन पर निम्नलिखित प्रतिबंध लगाए हैं। तो उसने जो फर्स्ट हो गया राज्य में धन और निर्धनता का प्रवेश करना। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राज्यों का यह देखना रहना पड़ेगा कि राज्य में निर्धनता अथवा धन का प्रवेश न हो, क्योंकि धन से विलासिता, आलस्य और वैमनस्य पैदा होते हैं और तथा दरिद्रता से कमीनापन और कृतज्ञ। तीसरा हो गया राज्य की सीमा में वृद्धि या कमी को रोकना। राज्य की एकता को कायम रखने के लिए उसे राज्य की सीमा को न तो अधिक बढ़ाना ही चाहिए और न ही
अधिक कम करना चाहिए। राज्य का आकार इतना हो कि आत्मनिर्भर हो सके। तीसरा हो गया न्याय प्रशासन कायम रखना। दार्शनिक शासक का यह कर्तव्य होगा कि वह न्याय के सिद्धांत को बनाए रखे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्धारित कार्य का पालन करता रहे। चौथा प्रतिबंध हो गया शिक्षा पद्धति बनाए रखना। उसे शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होने से राज्य के मूलभूत नियम भी बदल जाते हैं। अब हो गया जो दार्शनिक सिद्धांत शासक का सिद्धांत है प्लेटो का, उसकी कुछ आलोचना भी है। फर्स्ट आलोचना हो गया निम्नलिखित आधारों पर इसकी तर्कों की आलोचना की जा सकती है। फर्स्ट हो गया निरंकुश शासक का मार्ग प्रशस्त करना। निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो ने दार्शनिक शासक को शासन की असीमित शक्ति देकर निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त किया है। तो उसने जो पूरी जो असीमित शक्ति दिए है उससे क्या हो गया निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यद्यपि प्लेटो ने शासक के 4 प्रतिबंध का उल्लेख किया, किंतु ये प्रतिबंध ऐसे नहीं कि उसे निरंकुश बनने से रोक सके या निरंकुश होने से बचा सके। शासक को असीमित सत्ता प्रदान करने का परिणाम जनहित की दृष्टि से अच्छा नहीं हो सकता है। सत्ता का मद स्वाभाविक है और प्लेटो ने दार्शनिक को निरंकुश शासन का अधिकार देकर उनके सत्ता के मद से दूषित और भ्रष्ट होने की आशंका बढ़ा दी है। दूसरा होगा नागरिकों की स्वतंत्रता तथा स्वविवेक का अंत। दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्रदान कर प्लेटो ने राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक का अंत कर दिया। प्लेटोवादी राज्य के नागरिक तो राज्य की मशीन के कल पुर्जे बनकर रह जाते हैं, जिनकी अपनी कोई चेतना शक्ति नहीं होती है। मानव को जड़ की स्थिति या पशुओं की स्थिति में पहुंचाने वाली व्यवस्था को किसी भी रूप में श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता है। तो नागरिकों की जो स्वतंत्रता और स्वविवेक है उसका अंत। तीसरा हो गया प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की अवहेलना। प्लेटो का यह विचार कि गुण और ज्ञान के धनी तो केवल कुछ ही व्यक्ति होते हैं, प्रजातांत्रिक समानता और आधुनिक सिद्धांत के विरुद्ध है। वो अरस्तु की इस बात में जो सामान्यता से अधिक सत्य है कि विश्वास नहीं रखता कि संपूर्ण जनसमूह सामूहिक रूप से कुछ दार्शनिक संरक्षणों की तुलना में अधिक बुद्धिमत्ता रखता है। विरोधाभास से पूर्ण है उसका ये सिद्धांत प्लेटो का दार्शनिक राजा का सिद्धांत विरोधाभास से पूर्ण है। एक तो वह अपने शासक को असीम अधिकार प्रदान करता है, दूसरी ओर वह उस पर 4 सैद्धांतिक प्रतिबंध लगाता है। 5 हो गया दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर है। प्लेटो के दार्शनिक शासक सार्वजनिक क्षेत्र के कर्तव्यों का उचित रूप में संपादन कर सके, इसमें भी बहुत अधिक संदेह है। अत्यधिक दार्शनिक सनकीपन उत्पन्न करती है और सनकी व्यक्ति का शासन निश्चित रूप से न्यायपूर्ण और संतुलित होगा। इतिहास हमें यह बताता है कि अब तक ऑस्ट्रेलिया में जोसेफ द्वितीय जैसे दार्शनिक शासक हुए, उनका शासन जनहितकारी और लोकप्रिय नहीं रहा। अब हो गया लास्ट में दार्शनिक जो शासक है उसकी अवधारणा का महत्व। जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत दिया उसकी महत्व क्या है। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक शासक की अवधारणा से प्राय शासन करना एक कला है और शासक वही व्यक्ति होना चाहिए जो उस कला का कुशल ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो। अर्थात दार्शनिक शासक से तात्पर्य ज्ञानी पुरुषों का शासन। प्लेटो के अनुसार नगर राज्य रोगग्रस्त थे क्योंकि शासक की बागडोर अज्ञानी और स्वार्थी राजनीतिज्ञों के हाथ में थी। प्लेटो ने अपना उपचार प्रस्तुत किया विवेक की प्रभुता, वैज्ञानिक और दार्शनिक शिक्षा द्वारा विवेक का ज्ञान मार्ग पर बढ़ने का प्रशिक्षण। यदि शासन की बागडोर विवेकी और विशेषज्ञ और प्रशिक्षित शासकों में हो तो राज्य में न्याय की स्थापना स्वतः होगी। तो उसका ये मानना, जो उसकी अवधारणा है दार्शनिक शासक की अवधारणा, उससे ये हो जाता है कि अगर शासक क्या होगा, विवेकी होगा, विशेषज्ञ प्रशिक्षित शासकों के हाथ में राज्य की सत्ता होगी तो क्या होगा, न्याय की स्थापना स्वतः हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो ये दार्शनिक राजा का शासन के बारे में, प्लेटो को जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत था उसके बारे में वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.